प्रिय विद्यार्थियों, बी पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भौतिक भूगोल में हम आज भूकंप एवं भूकंप विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य रूप से भूकंप का अगर शाब्दिक अर्थ देखें हम, भू अर्थात पृथ्वी, कंप अर्थात कंपन, अर्थात पृथ्वी के भारी सतह पे विभिन्न कारणों से, प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक कारणों से जो कंपन उत्पन्न होता है उसको भूकंप के नाम से संबोधित किया जाता है। प्राकृतिक कारणों में बहुत से कारण हैं, जैसे ज्वालामुखी फटना, पृथ्वी की धरातल के भीतर जो लावा है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होना, भूसंतुलन में अव्यवस्था होना, बाहरी अपतनकारी शक्तियाँ, बहुत से कारण हैं। पृथ्वी की भूपटि में सिकुड़न एवं वलन आना, बहुत से कारण हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से हमारी पृथ्वी के सरफेस पे भूकंप उत्पन्न होते हैं। दूसरा कारण है अप्राकृतिक कारक, जिसमें मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के कारण पृथ्वी की सतह पे जो कंपन उत्पन्न होता है उसको हम भूकंप के नाम से संबोधित करते हैं। इस प्रकार के भूकंप को हम कृत्रिम भूकंप के नाम से जानते हैं। भूकंप पृथ्वी के जिस केंद्र से उद्भव होता है उसको हम फोकस या भूकंप मूल के नाम से संबोधित करते हैं, तथा जहां पर सर्वप्रथम लहरों का अनुभव होता है उसे हम भूकंप केंद्र या एपिसेंटर के नाम से संबोधित करते हैं। सबसे पहले हम भूकंप के उत्पन्न होने के जो कारण हैं प्राकृतिक रूप से उनका अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया भूकंप के प्रमुख कारणों में से एक है तथा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भूकंप एक दूसरे के अभिन्न अंग माने जाते हैं। अर्थात ज्वालामुखी उद्गार के समय विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक हलचलें होती हैं जिनके कारण हमारी पृथ्वी के सरफेस पे भूकंप उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी क्रिया जब तीव्र वेग से होती है, गैसें, जलवाष्प में विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे भयंकर भूकंप आते हैं विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों में। दूसरा प्रमुख कारण है भूपटल पर भ्रंश आना, अर्थात धरातलीय भागों पर भूगर्भिक हलचलों का पर्याप्त असर होता है। भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूपटल पर भ्रंश तथा वलन उत्पन्न होते हैं। इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण खिंचाव तथा संपीड़न की शक्तियाँ हैं। इनके द्वारा भूपटल पर अनेक प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब चट्टानों में खिंचाव की शक्तियाँ कार्य करती हैं तो भूपटल पर दरार का निर्माण होता है। खिंचाव की क्रिया में शक्तियाँ दो विपरीत दिशाओं में कार्य करती हैं, जिस कारण सामान्य दरार तथा व्युत्क्रम दरार की रचना होती है। इन्हीं कारणों से जब कोई स्तरीय भाग नीचे की ओर खिसक जाता है तो रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। दूसरी तरफ का भाग, बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो हौस्ट पर्वत की रचना होती है। भूकंप का तीसरा प्राकृतिक कारण है भू संतुलन में अव्यवस्था। भूपटल के विभिन्न भाग प्राय संतुलित अवस्था में है। जब कभी भी इस संतुलन में क्षणिक अथवा दीर्घकालिक अवस्था उपस्थित हो जाती है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। यद्यपि भू संतुलन संबंधी तरह तरह की अवस्थाएं तथा पुनर्व्यवस्थाएं होती हैं, परंतु सदैव भूकंप का अनुभव नहीं किया जाता। इसके विपरीत जब अव्यवस्था अचानक हो जाती है तो भूकंप प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी नवोदित पर्वत के निर्माण के बाद उस पर अनाच्छादन की शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। अपतन द्वारा पर्वतीय भाग कटकर नदी के मार्ग से झीलों में जमा होने लगता है। इस प्रकार दो प्रकार की क्रियाएं घटित होती हैं। प्रथम, पर्वतीय भाग का अपतन के कारण नीचा होना तथा उसके भार में कमी आना। द्वितीय, सागरीय भाग में लगातार निक्षेप द्वारा भार में वृद्धि होना। इस क्रिया द्वारा भू संतुलन
समाप्त हो जाता है, परंतु इस संतुलन को स्थापित करने के लिए सागरीय तली नीचे की तरफ खिसकने लगती है तथा भार में ह्रास होने के कारण पर्वतीय भाग ऊपर उठने लगता है। इस प्रकार पृथ्वी की बाहरी सतह पे विभिन्न प्रकार की भू संतुलनकारी शक्तियाँ कार्य करती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है। ज्वारीय भार। अधिकांश भूगोलविदों को यह मानना है कि धरातलीय भाग पर जब जल की अपार राशि का भंडारण हो जाता है तो उससे उत्पन्न अत्यधिक भार तथा दबाव के कारण जल भंडार को तली के नीचे स्थित चट्टानों में हेरफेर होने लगता है। जब यह परिवर्तन शीघ्र से होता है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। यहाँ पर स्मरणीय है कि लेखक का अभिप्राय स्थायी जल भंडारों से या चिरस्थायी जल भंडारों से नहीं है, क्योंकि ये जल भंडार जैसे सागर, झील आदि अपना संतुलन स्थापित कर चुके हैं या इनसे होने वाली भूगर्भिक हेरफेर स्थायी हो चुकी है। यहाँ पर जल भंडार का अभिप्राय भूपटल पर मानवकृत जलाशयों तथा बांधों से है। ज्वालामुखी योजनाओं तथा नदी बांध योजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं तथा अनावश्यक जल को बड़े बड़े जल भंडारों में एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार जब भूपटल पर अत्यधिक जल के भंडारण में भार तथा अचानक दबाव बढ़ जाता है तो भूपटल पर पुनर्व्यवस्था स्थापित होने लगती है, फलस्वरूप भूकंप का अनुभव किया जाता है। भूपटलों में सिकुड़न। पृथ्वी के संकुचन सिद्धांत के आधार पर अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि पृथ्वी के तापमान में विकिरण की क्रिया के फलस्वरूप निरंतर ह्रास हो रहा है। अतः पृथ्वी की जो बाहरी परपटी है वो कालांतर में ठंडी हो रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी की बाहरी परपटी या भूपरपटी या क्रस्ट पर सिकुड़न अर्थात संकुचन होने लगता है, जिस कारण पर्वत निर्माणकारी क्रियाओं का जन्म होता है। इस प्रकार की भूपटल की सिकुड़न के कारण पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप का अनुभव किया जाता है। गैसों का फैलाव। अगला प्रमुख कारण, भूपटल के नीचे जब किसी कारण से जल पहुंच जाता है तो वह अत्यधिक ताप के कारण जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब इनकी तीव्रता अधिक हो जाती है तो ये गैसें अथवा वाष्प बनाने लगती हैं, जिस कारण भूपटल पर कंपन उठने लगती है तथा साधारण भूकंप का अनुभव किया जाता है। कभी कभी ऊपरी दबाव कम हो जाता है तो अचानक संकुचित गैस में प्रसार या फैलाव होने लगता है, जिस कारण पृथ्वी में कंपन हो जाता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अधिकांश भूकंपीय घटनाएं विभिन्न प्लेटों के किनारों की सहारे घटित होती हैं। रचनात्मक प्लेट किनारों का निर्माण मध्य सागरीय कटकों के सहारे होता है, जहां पर दो प्लेट टूटकर विपरीत दिशाओं में गतिशील होती है। इस प्रकार जब तनाव मुक्त होने से मध्य सागरीय कटक के नीचे ऊपरी मेंटल का भाग पिघल जाता है तथा मैग्मा का निर्माण होता है। इसी प्रकार विनाशकारी प्लेट किनारे जब दो प्लेटों के किनारे आमने सामने टकराते हैं तो भयंकर भूकंपों का आविर्भाव होता है। भूकंप के सामान्य कारण। सागरीय तटीय भागों में लहरों के कारण भी विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक या एक सीमित क्षेत्र में भूकंप का अनुभव किया जाता है। प्रचंड महासागरीय भूकंप द्वारा वेगवती सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं तो उनके तट पर टकराने पर आसपास के क्षेत्रों में भूकंप का अनुभव किया जाता है। इस प्रकार से भी पृथ्वी के तटीय प्रदेशों में भूकंप का आविर्भाव होता है। चुना प्रधान क्षेत्रों में कंदरों की छत जब टूटकर नीचे गिरती है तब भी हल्के भूकंपों का अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार अपक्षय की क्रियाओं से प्रभावित होकर पहाड़ी भागों में कमजोर बड़े बड़े शिलाखंड जब टूटकर नीचे की तरफ तेजी से गिरते हैं तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। जब ग्लेशियर पर्वतीय भाग से नीचे की तरफ सरकता है और तीव्र ढाल के कारण बड़े बड़े हिमखंड टूटकर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, जिस कारण सामान्य से कम भूकंपों का आविर्भाव होता है। इसी प्रकार पृथ्वी अपने किले पर घूर्णन करती है अर्थात परिभ्रमण करती है। इस घूर्णन के कारण कभी कभी कमजोर भागों में भूकंप का अनुभव किया जाता है। वर्तमान समय में अणुबमों के विस्फोट द्वारा परीक्षणों द्वारा भी भूकंपों का अनुभव किया जाता है, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत के कोयना बांध 11 दिसंबर 1967 का
एक कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ भूमिगत आणविक बम का परीक्षण भी बताया जा सकता है, परंतु इस परीक्षण का प्रभाव इतनी दूर तक हो सकता है ऐसा संभव नहीं पड़ता। सुरंग खोदने तथा खानों में छत आदि के गिर जाने से भी भूकंप का अनुभव किया जाता है।